नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास वेक्टर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हमारा जो आज का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे 12th क्लास के भौतिक विज्ञान का जो 4th नंबर का पेपर चल रहा है हमारा, और इसका वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में हमें लगभग ये पूरा पेपर आज की वीडियो में कंप्लीट करना है। तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 6 है, यंग के व्यतिकरण दिक्स रेखा छिद्र प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास होता है एक प्रकाश स्रोत। एक प्रकाश स्रोत एस, मान लीजिए यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, इसको बोलते हैं हम एस। ठीक है, और यहां से एक वर्णीय प्रकाश जो है इसके अंदर से निकल रहा है। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश यहां से जो है निकल रहा है, और आप चाहे तो इसको एक यहां पर पर्दा बना सकते हैं और इसके अंदर एक छिद्र दिखा सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इसको जो है आप ऐसा ना मान के इसको आप किसी दूसरे अक्षर से भी प्रेजेंट कर सकते हो, या आपको प्रकाश स्रोत का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको केवल पर्दों से मतलब है। तो देखिए जरा, तो इसमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास एक पर्दा है ये वाला, और इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या है, ये एक पर्दे के अंदर छिद्र है, और मान लीजिए ऐसा है, और यहां से जो है इसके कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा रखा हुआ है, जिसमें ये जो आप छिद्र देख रहे हो, ठीक इसके बीच से इतनी ही दूरी पर ऊपर और इतनी ही दूरी पे नीचे। ठीक है, दो छिद्र और है, एक का नाम S1 है और एक का नाम S2 है। ठीक है, इतना समझ में आया। और अभी आपको क्या करना है, इसका मध्य बिंदु जो है ये आपको मिला लेना है। मान लीजिए इस पर्दे से और इस वाले पर्दे के जो बीच की दूरी है वो D है। ठीक है, ये बीच की दूरी जो है वो D है, और यहाँ पर कोई बिंदु O मान सकते हो। इस बिंदु को आप A B C कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसको मान लीजिए ये बिंदु क्या है आपका C है, और इनके बीच की दूरी को भी आप कुछ मान सकते हो। क्या, इसके बीच की दूरी को हम मान सकते हैं स्मॉल d। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, स्मॉल d हमने इसकी बीच को दूरी को जो है मान लिया है। अभी हमें यहां इस बिंदु से कोई बिंदु P जो है मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु को मान लीजिए आप P है, और P से O की जो दूरी है वो मान लीजिए आप XM है। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। अब आपको क्या करना है, ठीक है, बड़ा ही ध्यान दीजिएगा। अब आप एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है S1P, और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है S2P। जरा गौर करिए, देखो चित्र को बहुत ध्यान से देखो। S1P, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है S1P, और यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है S2P। मान लीजिए आपको इसका पथांतर कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको पथांतर निकालना है। तो यहां से जो है ना, मैं एक लंब डाल लेता हूं। ये हमने जो है यहां पर एक लंब डाल लेंगे। ठीक है, इस लंब को आप चाहे कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इस लंब को आप कुछ भी मान सकते हो, और आपने चलो जानकारी के लिए जो है आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी मिला सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना कोण हमारा ये है ना, ये वाला कोण, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये वाला है। मान लीजिए थीटा कोण है, और ये भी आपका क्या है, ये भी कोण आपका जो है ये थीटा है, और ये जो आप कोण देख रहे हो ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि हमने लंब डाला है ना, तो इसलिए कोण क्या है 90 डिग्री। इसकी ठीक सामने वाली भुजा है। ठीक है, और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आपके पास एक तरीका और है समरूप त्रिभुज वाला, आप उसको समरूप त्रिभुज के हिसाब से भी पथांतर जो है निकाल सकते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास ये कोई बिंदु है A, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए। ठीक है, ये बिंदु क्या है आपका A है, और ये जो प्रकाश की किरणें आपने बनाई है इसको आप ऐसे दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आपको निकालना है पथांतर S2। पथांतर का मतलब होता है पथांतर,
पथांतर का मतलब होता है क्या? पथांतर का मतलब होता है पथों का अंतर। मतलब अगर आपको ये चीज निकालना हो, अगर आपको ये चीज निकालना हो तो इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिएगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये निकल जाएगा पथांतर। ठीक है, पथांतर का मतलब क्या है यहाँ S2, पथांतर बराबर क्या है आपका, इस पूरे में से ये माइनस करिएगा। ठीक है, S2A माइनस S1P। ठीक है, S2P, S2P में से क्या घटाइए, S2P में से आप S1P को घटा लीजिएगा और पथांतर क्या है आपका, इतना सा आ जाएगा, यानी कि S2A बराबर S2P माइनस S1P। फिलहाल आपको इसको याद रखने की जो है जरूरत है, इसकी आप अभी आपको जरूरत पड़ेगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बॉक्स में लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका असली खेल समझिए। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो, ठीक है, तो अब आप चित्र को देखिए जरा ध्यान से, अब आप चित्र को गौर करिएगा, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसको भी आपको जो है जरूरत पड़ेगी, इसको भी रहने दीजिएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, जो हमारे पास त्रिभुज ये जो बना हुआ है ना, ये वाला त्रिभुज देखो S1A और S2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज देखो CP और O, त्रिभुज CPO, ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और आपको पता होगा क्या कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, इनकी कहीं ना कहीं जो भुजाओं का जो संबंध होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप ऐसे निकाल सकते हो क्या कि एक त्रिभुज की जो भुजा है, मान लीजिए हमारे पास ये भुजा है, तो ये बटे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे इसके बटे में ये आ जाएगा। ठीक है, क्या समझे आप, इसके बटे में तो आप इसको रखिएगा और इसके बटे में आप इसको रखिएगा। ठीक है, तो देखो इसके बटे में आप ये वाली भुजा रख सकते हैं, यानी कि PO बटे, इसको रखिए। ठीक है, CP बराबर, अब इसके बटे में आप इसको रखिए S2A अपॉन S1 S2। बताइए इतना समझ में आ गया होगा कि नहीं आया आपके? ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो PO बटे CP, S2A बटे S1 S2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास PO का मान कितना है, XM है, ठीक है, और CP का मान कितना है, ये तो है ही नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, मान लीजिए P और O बहुत ज्यादा निकट बिंदु है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, मान लीजिए, मान लो P व O, ठीक है, अत्यधिक निकट है या निकट है। ठीक है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां आपने CP लिखा है ना, तो हम इसको CO मान सकते हैं। तब CP बराबर लगभग किसके बराबर हो सकता है, लगभग हो सकता है CO के बराबर। ठीक है, मतलब अब समझिए आप, ये जो PO है आपका, इसको तो नहीं छेड़ना है, और CP की जगह आप CO लिखेंगे बराबर S2A अपॉन S1 S2। ठीक है, अब आप सबके मान चित्र में से देख के रख सकते हो। बताइए PO का मान कितना है, XM है, तो XM अपॉन CO का मान कितना है, C और O, चित्र को देखिए, D है तो बड़ा D आपका यहाँ आ जाएगा। S2A का मान कुछ भी नहीं है, ये पथांतर है, यही आपको निकालना है। देखो पथांतर S2A, यही आपको जो है निकालना है। और S1 S2 का मान कितना है साहब, छोटा D है, तो छोटा D आप यहाँ लिख दीजिएगा। और आपको पथांतर निकालना था, इसकी गुणा इधर करिएगा, इसकी गुणा इधर करिएगा, तो D गुणा, ठीक है, S2A और बराबर XM और इंटू D, तो S2A का मान कितना मिलेगा आपको यहाँ से, XM इंटू D अपॉन बड़ा D। तो इस तरीके से आप जो है पथांतर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया है? तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो जरा, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पर दीप्त और अदीप्त के लिए देखना है। ठीक है, आपको पता होगा कि दीप्त के लिए क्या होता है और अदीप्त के लिए क्या होता है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, जो दीप्त के लिए हमारा पथांतर का मान होगा वो कहीं ना कहीं S2A का जो मान होगा, मैं लिख देता हूं इसको, समरूप त्रिभुज आप ऐसा बना लीजिए और यहाँ पर जो है इसको पूरा लाइन बना दीजिएगा। ठीक है, तो दीप्त
के लिए, ठीक है। डिप्थ के लिए जो आपका क्या होगा, पथांतर। डिप्थ के लिए पथांतर क्या होता है, कहीं ना कहीं संपोषी की बात यहाँ पर हो रही है, तो डिप्थ के लिए पथांतर क्या होता है आपका, एम लैम्डा होता है। क्या डिप्थ के लिए जो पथांतर होता है वो एम लैम्डा होता है, तो इसलिए आप क्या करिएगा, पथांतर की जगह एम लैम्डा रखिएगा। यहाँ H2A की जगह आप एम लैम्डा जो है रख सकते हो, ठीक है। देखो तो यहाँ पर रखिए H2A का मान एम लैम्डा बराबर XM इंटू डी अपॉन डी, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो आप XM का मान देख रहे हो इसको निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो, देखो तो यहां से आप इसकी गुणा इधर करिएगा, तो आपने कर दिया XM इंटू डी बराबर, इसकी गुणा इधर करिएगा एम लैम्डा डी, और आपको निकालना है XM का मान, तो XM बराबर M इंटू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। जहां जो आप m देख रहे हो, m का मान कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस तरीके से ये मान आपका शुरू होता है। और आपको मैं इसी के साथ ही साथ जानकारी दे दूं, एदिप्त के लिए कहीं ना कहीं विनाशी की बात यहां पर होती है, तो एदिप्त के लिए तो एदिप्त के लिए क्या हो जाएगा, एदिप्त के लिए बताइए क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं विनाशी व्यतिकरण की बात कर रहा है क्या। देखते हैं एक बार ये वीडियो ठीक चल रहा है कि नहीं, तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो एदिप्त के लिए क्या हो जाएगा भैया, जो पथांतर होता है, एदिप्त के लिए पथांतर होता है क्या, ये होता है आपका 2m माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। यानी कि H2A का मान आपको इस फॉर्मूला में रख देना है, कहाँ है ये वाला फॉर्मूला, H2A का मान आपको ये रख देना है। देखो तो 2m माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 और बराबर XM इंटू डी अपॉन डी, इसका गुणा इधर करिएगा, इसका गुणा इधर करिएगा, तो आपको निकालना है XM का मान, ठीक है। इसकी गुणा इधर करिएगा, तो 2 गुणा XM इंटू डी इक्वल टू, तो 2m माइनस 1 लैम्डा अपॉन, या अपॉन में तो कुछ भी नहीं लगाना, गुणा करिए ना इसलिए, तो अभी आप गुणा करिएगा और इसको आप डी को और 2 को इसको बटे में भेज दीजिएगा, तो XM बराबर क्या आ जाएगा, XM बराबर आ जाएगा 2m माइनस 1 और लैम्डा अपॉन 2d। देखो ये 2 और ये d नीचे चला जाएगा, तो इस तरीके से आप निकाल दिया एदिप्त के लिए, जहां m का मान क्या रख सकते हो आप, उसमें आपने 0 से शुरू किया था दीप्त के लिए, और अदीप्त के लिए होता है 1 से शुरू, 1 2 3 इस तरीके से आप इसका मान लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अभी आपको जो है केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई का भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं, तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए जरा दीप्त के लिए लिख देते हैं, अदीप्त के लिए आप समझ जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक शीशा जो है मिटा सकता हूँ। तो देखो मैंने दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का जो है इसका डेफिनेशन लिख दिया कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ जरा, मान लीजिए आपके पास एक अदीप्त है, एक दीप्त है, एक अदीप्त है, तो जब आप इनकी चौड़ाई वगैरह निकालते हो ना, तो सेंटर में से लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से यहां से मापोगे तो इसका जो मान है यहां तक जाएगा, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये क्रमागत की बात यहाँ पर करता है, ठीक है। और हम इसको चौड़ाई को जो है यहाँ पर W से प्रेजेंट करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आप समझिए दूसरी बात, ठीक है। दूसरी बात को जो है आप कैसे करोगे, ये मान लीजिए आपके जो MV फ्रिंज है, MV और M+1B, ठीक है, क्योंकि क्रमागत की बात हो रही है ना। आपको पता होगा क्रमागत का मतलब, जैसे मान लो कोई दो क्रमागत संख्या, तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या x+1 मानते हो ना, तो इस तरीके से MV और M+1B, ठीक है। तो मान लीजिए इसके लिए क्या है आपका XM है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए हो जाएगा और XM+1, ठीक है। तो आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हो, और फिर आप दोनों को ऐड करोगे, देखो, ठीक है। तो एक काम करिए, नहीं तो आप पहले आप XM का मान कहां से निकाल सकते हो, यहां से, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, दीप्त की बात कर रहे हैं, और दीप्त के लिए हमारे पास XM का मान वो मिला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम बाद में लेंगे कि चौड़ाई, ठीक है, ये क्या है के आधार पर इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। तो पहले आप XM का मान बताइए क्या है, तो XM का मान कितना है आपके पास, XM
और m इंटू लैम्डा डी अपॉन डी, ये और वह इसका मान कितना हो जाएगा xm, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा xm प्लस 1 और बराबर इस m में क्या करिएगा, एक को ऐड करिएगा तो m प्लस 1 और लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। ये किसका मान है, ये है एक्स एम प्लस 1 का, और ये किसका मान है एक्स एम का। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको W का मान निकालना है। तो W का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, W का मान निकालने के लिए आप इसमें से यानी कि एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम इसको घटा दीजिएगा, तो आपको जो भी मान मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो आपको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का मान जो है वो निकल जाएगा। देखो मैं इसका एक हिस्सा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, इसका मान कितना है, ये वाला है, और एक्सएम का मान कितना है, ये वाला है। तो दोनों का मान जो है आप यहाँ रखिएगा, ठीक है। तो W बराबर आपको मिलेगा एक्स एम प्लस 1 का मान है ये वाला, तो क्या है m प्लस 1 और लैम्डा अपॉन डी, ठीक है, और माइनस ये माइनस यहाँ लगाया और m डी लैम्डा डी अपॉन डी, तो m लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो जो भी मान निकल के आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। देखो अभी आपको क्या करना है, दोनों के एलसीएम सेम है तो डी एक जगह ले लीजिएगा, इसकी गुणा आप इन दोनों में करिए, ठीक है। इसकी गुणा आप इसमें करिए तो क्या आ जाएगा m लैम्डा डी, अब एक की गुणा इसमें करिए प्लस लगाकर, क्योंकि ये क्या है प्लस है, तो एक की गुणा आप लैम्डा डी में करेंगे तो ये सेम आ जाएगा डी, और माइनस क्योंकि नीचे की संख्या सेम है तो जो का तो लिख देंगे m माइनस लैम्डा, ठीक है। इससे ये क्या कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा डी आपको ऊपर मिलेगा, तो W बराबर हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। तो इस तरीके से हमने जो है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर ली है, और ऐसे ही आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप इस व्यंजक को नहीं छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि जो आपका दीप्त के लिए निकलेगा वो भी यही है और अदीप्त के लिए भी यही सेम सूत्र निकलता है, ठीक है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ऐसे ज्ञात होती है और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी ऐसे ज्ञात होती है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या यहाँ पर हमें करनी है, ठीक है। तो हमें जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। जो का तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ भी नहीं आपको करना है, बस मैं आपको जो है हल्का सा एक ग्राफ समझाऊंगा और मुश्किल से 4-5 लाइन का इसका व्यंजक है, ठीक है। आपको इसका हिंदी लिखना ज्यादा होता है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, वो आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल आप इसके एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई चिकना खुरदरा तल है, ठीक है, क्योंकि परावर्तन की घटना में क्या होता है, पारदर्शी नहीं अपारदर्शी लेना पड़ता है, चिकना तल या खुरदरा तल। इतना समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें मान लीजिए आपके पास कोई एक वर्णी इस तरह का जो प्रकाश है वो आपतित हो रहा है, ठीक है। ये इसका सिरा जो है ये ए है प्रकाश का, और ये इसका बी है, बी पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, जब ये वाला हिस्सा पहले टकरा जाएगा और ये हिस्सा बाद में टकराएगा, तो आप एक बात बताइए, ये हिस्सा आपका पहले टकरा गया इस पे, और ये मान लीजिए आपका बी डैश, ठीक है, ये बाद में टकरा है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ जो है ना एक चाप लगा लीजिए, जितनी दूरी है इसकी दूरी पे इतना ही जो है आपने एक चाप लगाया, चाप लगा दीजिए, ठीक है। तो जब ये किरण जो है यहाँ से बी और बी डैश दूरी तय करेगी तो तब तक ये जो है वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब तक ये बिंदु ये वाला प्रकाश बी से बी डैश पे पहुंचेगा ना, तो तब तक ये वाला बिंदु वहां पहुंच जाएगा, ए से ए डैश पे पहुंच जाएगा। ये मैंने चाप लगा दिया, ठीक है, यहां पहुंच जाएगा। अभी इसके बाद ये यहां से निकलेगा, ये बी डैश है और ये आपका ए डैश है, तो यहां हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका प्रकाश यूं चला जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए।
लेकिन आपको एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर इसको मिला लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। आप जब इसको स्केल वगैरह से बनाओगे तो बहुत अच्छा चित्र बनता है इसका। ठीक है, आप जरा एक बात की गौर करिएगा कि हमारे पास यहाँ एक क्या है, अभिलंब है। इस अभिलंब को मान लीजिए, इस अभिलंब को क्या मान लीजिए, इसको n मान लीजिएगा। और यहाँ पे भी एक अभिलंब है और इसको आप n डैश जो है मान लीजिएगा। और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कोण है हमारा आने वाली किरण के बीच में जो और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण, उसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। और हमारे पास जो है ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण आपको पता होना चाहिए कि भैया आर होता है ना, आर ये तो होता है ये वाला कोण। आप जरा इसका असली खेल समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छे के साथ, अच्छे से जो है इसका असली खेल समझिएगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये कोण 90 डिग्री का है, बताओ है कि नहीं, जब भाई ये वाला प्रकाश आपका यूं आ रहा, मतलब लंबवत प्रकाश आ रहा है, तो ये कोण आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री ये वाला कोण होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऐसे ही ये भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि जब ये वाला कोण 90 हुआ तो ये कोण भी आपका 90 हुआ। तो एक बात और जरा गौर करने वाली है, यहां जो है आपका ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कोण क्या है, 90 डिग्री है। मैं देखो इसको ऐसे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं, गौर करो, बहुत ही अच्छी चीज है समझने वाली। ठीक है, देखो मान लो ये मेरा कोण क्या है, ये मेरा कोण क्या है, आई है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण जो है ये यूं जा रही है और हमें मतलब है केवल इससे, इस कोण से, हमें त्रिभुज से मतलब है ए, ये बी और ये बी डैश से। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला कोण पूरा का पूरा कितना है, 90 डिग्री, और हमें चाहिए ये। तो अब आप क्या करोगे, एक साइड का तो ये पूरा का पूरा तो हो गया 90, और जो है आप इसमें क्या करोगे, ये वाला निकाल लोगे, तो अगर ये वाला निकाल लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, 90 माइनस आई। कौन सा वाला कोण, ये जो आप कोण देख रहे हो ना इतना, भाई देखो ये पूरा कोण तो हो गया 90 डिग्री का, ये पूरा कोण तो हो गया 90 डिग्री का, और इसका एक हिस्सा हो गया कितना, आई। तो अब अगर हम बात करें इसकी, ये जो बचा हुआ भाग है, यानी कि ये n है ना, इसका जो बचा हुआ भाग है ये कितना है, 90 माइनस एन आई, 90 माइनस आई। और अब आपको निकालना है ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा आपको निकालना है। तो ये पूरा का पूरा निकालने के लिए आपको ये पूरा पता है, ये पूरा कितना है, ये 90 डिग्री है, और आपको ये 90 में से आप इसको माइनस करिएगा, तो 90 में से आप इसको माइनस करिएगा। ठीक है, 90 माइनस 90, ठीक है, और माइनस आई। ठीक है, तो इसकी माइनस की गुणा अंदर करिए, 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आई, तो 90 से 90 कैंसिल, तो ये कोण बच जाएगा आपके पास आई। ये देखिए ये वाला कोण भी आपके पास मेरे भाई आई ही है। ये असली खेल समझ में आ गया होगा आपके, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कोण भी क्या है, ये भी आई है। इसी प्रकार यहां भी जब ये कोण आर है और ये पूरा कोण 90 है, तो ये कोण कितना बचा, यानी कि ए बी डैश और एन डैश, ये बचा 90 माइनस आर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कोण कितना हो जाएगा, अब ये पूरा का पूरा कितना है 90, तो 90 माइनस 90 माइनस आर, तो इस 90 की माइनस की गुणा अंदर करिए तो माइनस, इस माइनस की गुणा माइनस में करिएगा तो प्लस, और यहाँ क्या है आर, तो 90 से 90 कैंसिल, यानी कि ये कोण भी आपके पास आर बचेगा। तो उम्मीद करता हूं ये खेल आपकी जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस खेल को होने से, इस खेल को समझने के बाद आपको जो क्वेश्चन है ना वो एकदम रसमलाई की तरह बिल्कुल सिंपल लगेगा। ठीक है, देखो अब त्रिभुज ए बी और बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज इसको ए डैश लिख ली, ए डैश बी, त्रिभुज ए डैश बी। ठीक है, क्या है, दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब आपको क्या करना है, ये जो भुजा है आपकी, ये वाली भुजा, इसके जो सामने वाली भुजा है ये आपका क्या है भैया, ये आपका कहीं ना कहीं ये है आपका कर्ण की बात करता है, क्योंकि इसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण, और ये जो आप देख रहे हो
ये है आपका इतना सा हिस्सा जो है लंब है, ठीक है, और ये कोण आपका आई है। तो हम केवल इसमें बात करेंगे, ठीक है, इसमें बात करेंगे। देखो त्रिभुज ए बी और बी डैश में, ए बी और बी डैश में, ठीक है। अभी ये नहीं ले रहे, जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो आर का जिक्र करेंगे, हमें आई का जिक्र करना है। तो साइन, ठीक है, थीटा बराबर यानी कि साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब का मान हमारे पास क्या है, बी, बी डैश बटे कर्ण का मान क्या है, ए बी डैश, ठीक है। तो ये है हमारे पास साइन आई का मान, साइन आई बराबर बी बी डैश बटे ए डैश, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। अभी देखिए आप किसका, त्रिभुज ए डैश और बी डैश में, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर, इसमें लिखो ए डैश, ठीक है, ए डैश बटे, ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण है आपका, दोनों में सेम है कर्ण ए बी डैश, ठीक है, ये आपका कर्ण है। ये बात नंबर 2 आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मुझे एक बात बताइए, बस जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, क्योंकि क्या है, क्योंकि बी बी डैश बराबर ए डैश है, तो दोनों दूरी जो है वो बराबर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करिएगा, एकदम मंजिल आसान है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बी बी डैश भी आप इसकी जगह लिख सकते हो। तो साइन आई बराबर बी बी डैश, ठीक है, और बटे ए बी डैश। और देखो ये दोनों मान सेम हो गए भाई, ये वाला मान बी बी डैश ए बी डैश, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह आप साइन आर भी तो रख सकते हो, साइन आर, और साइन आर से साइन आर कैंसिल, तो आई बराबर किसके हो गया, आर के। तो ये तो सिद्ध करना था, यानी कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है, या कोण आई बराबर कोण आर, तो हो गया प्रूफ। यहाँ लिख दो, यही परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके, तो चाहो तो आप इसका सूत्र ले सकते हो। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये 7वें क्वेश्चन के अथवा में दिया गया है, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उत्पन्न कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, एक कुंडली बना लीजिए, वृत्ताकार कुंडली, लो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, वृत्ताकार कुंडली है कोई, ये मैंने वृत्ताकार कुंडली जो है ये यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये आप इसको जब प्रकार से बनाइएगा तो इसको पूरी तरह से गोल जो है आपको बनाना है। तो मान लीजिए इसका यहाँ केंद्र है, क्योंकि केंद्र पर ज्ञात करवा रहा है, तो केंद्र पे मान लीजिए हमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ जो है इसका कोई अल्पांश जो सूक्ष्म अवयव है, और सूक्ष्म अवयव की दूरी मान लीजिए मेरे भाई क्या है, वो dl है। सूक्ष्म अवयव की जो लंबाई है वो क्या है, वो भैया dl है, ठीक है। और अभी आप इसमें क्या करिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो है विद्युत धारा प्रवाहित करना है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करिए, इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लो, अब ठीक है। अब इसमें विद्युत धारा आप इसमें भेजिएगा, तो जैसे इसमें विद्युत धारा जाएगी, तो मान लीजिए यहाँ जो है हमने कोण बना दे लंबवत डिग्री, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, ये कितना है, ये आपका 90 डिग्री है। तो पर्चन में देखो अब क्या कहता है, आपको ये थीटा कोण मान सकते हो आप, ठीक है। और इसके सूक्ष्म अवयव का क्षेत्रफल भी आप चाहो तो ए लिख सकते हो, ठीक है। और भाई ये बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से क्या रहा है, तो आप जरा बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। और बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, डीवी इक्वल टू, बताओ क्या होता है बायो सेवर्ट। तो बायो सेवर्ट का नियम होता है आपका डीवी बराबर म्यू 0 आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, ये बायो सेवर्ट का नियम है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बायो सेवर्ट के नियम से, लो मैं लिख देता हूँ, बायो सेवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम से, तो बायो सेवर्ट के नियम से ये है, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये कोण जो है आपका लंबवत है, ठीक है, अल्पांश के लिए क्या है, ये लंबवत है। तो थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री रखिएगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0
अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन 90। और साइन 90 का मान होता है कितना, 1 होता है क्या, तो डी बी बराबर -0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। इसको आप एक लिख सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब आप एक काम करिएगा, अगर हम कुल केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लेते हो, ठीक है। केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब आप एक बात बताइए, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, सूक्ष्म अवयव के लिए क्षेत्र, सूक्ष्म अवयव के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। सूक्ष्म अवयव के लिए चुंबकीय क्षेत्र है और हमें निकालना है केंद्र पे। तो बी बराबर आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा डी बी। कुछ बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। सिग्मा हमने लिया है कि सूक्ष्म 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 करके, मतलब पूरे की बात करेंगे, ठीक है। जैसे सूक्ष्म अवयव दिया है ना, तो पूरे की अगर बात करें, तो पूरे की अगर हम बात करें तो जो सूक्ष्म अवयव है किस में बदल जाएगा, ये परिधि में बदल जाएगा। देखो बी बराबर सिग्मा डी बी का मान कितना है साहब, -0 अपॉन 4 पाई और आई एल डी एल अपॉन आर स्क्वायर। जरा एक बात की गौर करिए आप, सिग्मा केवल किस पे इफेक्टेड होगा, केवल डीएल पे इफेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि भैया सूक्ष्म अवयव की जो अल्पांश की जो दूरी ली गई है वो डीएल है। बाकी जो हमारा 4 पाई -0 आई ये सब सेम रहेगा, त्रिज्या भी नहीं बदलेगी। भाई एक बात बताओ, -0 सबके लिए सेम है और 4 पाई सबके लिए सेम है और विद्युत धारा पूरे में सेम बह रही है और त्रिज्या आर स्क्वायर सेम है, तो भैया मेरे इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, केवल डीएल पे पड़ेगा। आप यह ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये जो सिग्मा आप देख रहे हो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, केवल -0 अपॉन 4 पाई और आई जुगा तो और सिग्मा इफेक्टेड होगा किस पे, केवल किस पे होगा, डीएल पे इफेक्टेड होगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि जो ये कहीं ना कहीं पूरे की बात हो रही है और पूरे की अगर बात हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, परिधि, ठीक है। यहां लिख देते हैं सिग्मा डीएल बराबर क्या है, परिधि। और भैया परिधि का सूत्र क्या होता है बताओ, 2 पाई आर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो बी बराबर -0 अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर स्क्वायर और इसकी जगह लिख देंगे आप 2 पाई आर और पाई से पाई कैंसिल और 2 यहाँ आ जाएगा और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी बराबर -0 अपॉन 2r और ऊपर है केवल आई है। तो यही आपका फॉर्मूला जो है निकल कर आ जाएगा। देखो कितना मजेदार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहो तो यहाँ एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, ठीक है। देखो क्या मजेदार टॉपिक है, यहाँ पर कुंडली भी है और फेरों की संख्या भी है, ठीक है। कुंडली भी है और फेरों की संख्या भी है, एक कुंडली और फेरों की संख्या, कुंडली होगी इसमें फेरों की संख्या n है। तो क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -0 अपॉन आई, ठीक है, n ऊपर और 2r, ठीक है। आप चाहो तो इसका यहाँ पर जो है मात्रक भी लिख सकते हो और मात्रक होता है कितना, मात्रक होता है इसका न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ठीक है। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज की वीडियो के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि क्वेश्चन को समझाने में जो है वीडियो को मुझे प्ले करना पड़ता है, कभी कभी मैं वीडियो रोक भी देता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो है भौतिक विज्ञान के 4 टेस्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे भी प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपके, मैं पहले ही बताता रहा हूँ, अगर आपकी कोई जानकार, कोई मित्र हो, उनके पास भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करो। इससे क्या होगा, उसका भी थोड़ा बहुत जो है भला हो जाएगा, ठीक है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। हमारा केवल यही प्रयास है कि आप लोग जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आएँ और बहुत ही अच्छे नंबर ले पाएँ। तो पहले ही अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में केवल आपको जो है इतना ही बताना चाहूँगा। ओके, फिर मिलूंगा एक नए सैंपल पेपर के साथ। बाय।